हाय फ्रेंड्स, मैं सुब्रांशु और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट सेक्शन में कैसे क्या फंक्शन होता है और हम जितने भी फॉल्स जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे ठीक करें। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तो एक ही बार में बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे अपने स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली करता हूँ अपने कॉर्पोरेट क्लासेस में और जो ऑनलाइन क्लासेस में जैसे अपने दिल से उनको समझाता हूँ। आपको यहाँ यूट्यूब में भी उसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो पूरा डीप में आप समझ पाओगे। यहाँ पे जितने भी लाइट सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए डायोड हो गया, बूस्ट कॉइल हो गया, और जो फिल्टर कैपेसिटर्स होते हैं वो क्यों लगे होते हैं और उसका फंक्शन क्या है। और हमें यहाँ पे जब 3.7 से 4 वोल्ट की सप्लाई मिलती है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी किसी मोबाइल में 40-50 वोल्ट तक चला जाता है। ये नॉर्मली 30 वोल्ट में आप देखते हैं, लेकिन कभी किसी किसी मोबाइल में 50 वोल्ट तक डीसी का सप्लाई यहाँ बैकलाइट में जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि ये डायोड कैसे काम करता है, ये बूस्ट कॉइल कैसे काम करता है, और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है जो आईसी है 6 लेग की, तो वो भी कैसे काम करता है। वो आपको डिटेल्स में पूरा समझना चाहिए। अगर एक बार समझ जाओगे तो आपको कभी भी जिंदगी भर ये लाइट सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भी प्रॉब्लम हो आप आराम से ठीक कर पाओगे। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पहले करना चाहता हूँ कि ये जो डायोड है आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये डायोड क्यों यूज होता है, पहले आप वो समझो। ठीक है, और ये बूस्ट कॉइल क्यों यूज होता है। ठीक है, तो जब हम आप देख रहे हो कि यहाँ वी वैट से हमें इनपुट मिल रहा है आईसी के 6 नंबर पिन पर। हाँ, और एक बात मैं बता रहा हूँ आपको पहले, ये एक्चुअली जो फ्रेशर्स हैं उनको बता रहा हूँ कि अगर आप एक आईसी ऐसे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 6 लेग आप ऐसे देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आपका ये हो गया मान लीजिए यहाँ पे आपका उसका नोज कॉर्ड पॉइंट है। तो आप नोज कॉर्ड पॉइंट जहां पे होता है वहां से शुरुआत होती है एंटी क्लॉकवाइज। वो आप 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ लेग वाले आईसी में होता है, और बीजे वाला आईसी में अलग होता है उसका कैलकुलेशन। आप कैसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। ठीक है, ऐसे यहां से 1 शुरू होता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको आप याद रखो। जब भी आपको ये आईसी तो आपको नंबर लिखा हुआ नहीं मिलता है ना, उसका लेग आपको समझने के लिए इसको आपको याद रखना होगा। तो चलो यहाँ पे आते हैं, इसको पहले मिटा लेता हूं फिर। देखिए, ये जो बूस्ट कॉइल आप देख रहे हो, पहले इसको समझते हैं। ये मान लीजिए एक यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब इसको पावर सप्लाई मिलता है तो ये क्या करता है ना, जब सप्लाई मिलता है उसके चारों तरफ ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने अंदर पावर सप्लाई को जो वोल्टेज होता है उसको स्टोर करता है, ताकि आगे जब भी जरूरत पड़े, अगर यहाँ पे कभी 5 वोल्ट आ रहा है तो कभी 4 वोल्ट आ रहा है, कभी 3 वोल्ट आ रहा है, तो ये क्या करेगा ना, अगर इसके मतलब जो मान के हिसाब से यहाँ पे अगर हमें हमेशा के लिए 4 वोल्ट की जरूरत है तो वो ऊपर नीचे होने नहीं देगा। अगर यहाँ पे कम पावर सप्लाई आ रहा है, कम वोल्टेज आ रहा है, तो उस पर वो ये जो बूस्ट कॉइल होता है या कोई भी इस तरह की कॉइल हो, तो ये हमेशा ये जो मैग्नेटिक एनर्जी को फिर से
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आगे उसका कंस्टेंट सप्लाई वो देता रहता है। अगर एक सेकंड के लिए यहाँ पे पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके है ऑलरेडी स्टोर्ड है, वो उसको कन्वर्ट करके फिर से वही कंस्टेंट सप्लाई देता रहता है। इस वजह से हमें यहाँ पे बूस्ट कॉइल लगाया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये डायोड क्या करता है। आप लोग काम कर रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि डायोड की एक बहुत ही डीप नॉलेज आपको देने वाला हूँ आज। आप बस इतना जानते हो कि डायोड का जो सप्लाई, अगर मान लीजिए ये एक डायोड है, ठीक है, तो ये डायोड में आप जानते हो कि ये एक ही तरफ करंट को पास करने देता है, यानी कि अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये एक ही तरफ रीडिंग आएगा, उसका जो ओम्स है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो एक ही तरफ दिखाएगा। इतना जानते हैं हम, इसी तरह हम टेस्ट करते हैं। लेकिन डायोड का और एक बात भी है, अगर आप डायोड का डिटेल्स में जानना चाहते हैं और एक वीडियो में आपको समझा दूंगा कि डायोड एग्जैक्टली उसका बेसिक क्या है, वो किस तरह से काम करता है, उसके अंदर क्या फंक्शन होती है, उस किस वजह से वो पावर सप्लाई एक ही तरफ देता है। एक ही तरफ का मतलब ये सिर्फ, अगर ये इसका, आप ये पट्टी को पहचानते हो डायोड का, जिस तरफ पट्टी होता है वो नेगेटिव होता है और उसके ऑपोजिट वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप इतना याद रख लो अभी, क्योंकि डायोड को मैं डीपली अभी समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं कि अपना बस ये समझने के लिए डायोड के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो इस सर्किट, इस सेक्शन को अच्छे से मतलब ट्रेस करना चाहते हो, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, जब हम अगर ये पॉजिटिव साइड है डायोड का और ये नेगेटिव साइड है, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, जैसे अपने स्टूडेंट्स को अपने सामने बोलता हूँ उसी तरह बोल रहा हूँ। ये मान लो आपका पॉजिटिव साइड है, ये आपका नेगेटिव साइड है। ठीक है, जिस तरफ पट्टी होता है वो, जिस तरफ ये स्ट्रिप होता है सिल्वर वाला या कुछ भी ब्लैक वाला जिनर में दिखता है, तो वो नेगेटिव होता है। अगर हम यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव मतलब पावर सप्लाई दे रहे हैं, मतलब नेगेटिव साइड कनेक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ इसके अंदर जो फ्री होल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब पास नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पॉजिटिव साइड में नेगेटिव का सप्लाई देते हैं तो इस तरफ वो नहीं जाएगा, या यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं इस तरह, तो वो इस तरफ नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमें पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट होते हैं, तो इस तरफ हमें पॉजिटिव यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब जो डीसी पॉजिटिव दे रहे हैं, हाँ पॉजिटिव 4 वोल्ट दे रहे हैं, तो इस तरफ हमें कुछ रेजिस्टेंस छोड़ के बाकी करीब करीब 4 वोल्ट हमें पॉजिटिव ही मिल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे अगर नेगेटिव करंट देते हैं तो नेगेटिव लाइन जोड़ते हैं तो उस तरफ वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसी तरह ये डायोड, मतलब अगर हम इस तरफ पॉजिटिव का सप्लाई देते हैं तो उस तरफ सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा और नेगेटिव उस पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये यहाँ पे कैसे काम करता है। तो यहाँ डायोड में जब हमें पॉजिटिव मिलता है, वो पॉजिटिव का सप्लाई, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे वो पावर सप्लाई दे देता है। और अभी बात है कि हमें यहाँ पे 4 वोल्ट तक मिल जाता है, 3.7 से 2.7 से बैटरी वीबैक से 4 वोल्ट तक हमें डीसी 4 वोल्ट मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पे कभी 30-40 वोल्ट की जरूरत है, तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको स्टेप अप कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें ये जो डीसी पल्सेस है उसको इस तरह की, ये आप देख रहे हो ये एसी पल्सेस जैसा है, हाँ, तो ये जो सप्लाई है उसको हमें इस तरह की पल्सेस, इस तरह की वेव बनाना होगा। ठीक है, अगर हमें वोल्टेज
बढ़ाना है तो, ठीक है। तो उसके लिए इसके 6 और 1 नंबर के पिन के अंदर, हाँ आप जानते हो कि आईसी एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो, ये इस तरह की आईसी में यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि स्विचिंग करके, स्विचिंग कैसे क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर की स्विचिंग डिटेल्स वीडियो और एक मैं बनाऊंगा आपके लिए, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पता चले, ठीक है। वो बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा कि डीसी को कैसे एसी कन्वर्ट करके ऊपर ज्यादा वोल्टेज गेन किया जा सकता है। तो हमें एसी वोल्टेज जो होता है, डीसी वोल्टेज ये सिंपल स्ट्रेट होता है, लेकिन एसी करंट होता है क्या कि एक ही लाइन में, ये मान लो एक वायर है, तो उसमें ये वायर है, लेकिन उसमें ये जो आप देख रहे हो ये प्लस साइड वेव है और ये माइनस साइड वेव है। तो एक ही सेकंड में आप हमारे इंडिया के अंदर देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लिखा होता है कि 50 से 55 या 60 हर्ट्ज, ठीक है, ये लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि ये साइकिल एक सेकंड में 50 बार प्लस या माइनस सप्लाई दे सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मान लो ये 50 हर्ट्ज का पावर सप्लाई चल रहा है, तो 25 बार पॉजिटिव देगा और 25 बार जो है वो नेगेटिव देगा, क्योंकि इसका नाम इसीलिए अल्टरनेट करंट रखा हुआ है कि ये इसका जो पोलरिटी है उसको वो अल्टरनेट होता रहता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। यानी कि 50 बार पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह एक ही टर्मिनल में चलता है, ठीक है। तो हम तो जानते हैं कि यहां पे अगर हम डायोड को लगाएं, ठीक है, यहां पे अगर हम डायोड को इस तरह से लगाएं तो क्या मिलेगा हमें उस पर, ये नेगेटिव साइड है डायोड का, ये पॉजिटिव साइड है डायोड का। हमें यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है और नेगेटिव सप्लाई भी मिल रहा है। इस ये वेव से हमें पॉजिटिव सप्लाई भी मिल रहा है और नेगेटिव सप्लाई भी मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव सप्लाई है वो उस तरफ जाने नहीं देगा। डायोड को हम इसी वजह से यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव लाइन ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें पॉजिटिव वेव या पॉजिटिव पल्स जो भी आप कहते हो वो सिर्फ हमें पॉजिटिव ही मिलेंगे। उसी वजह से ये डायोड यहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये लाइन में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से मिलते हैं और उस पर हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। इसी वजह से हम इस डायोड को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आईसी के जो 6 लेग की आईसी है, तो उसमें कौन से पिन में क्या क्या सप्लाई आते हैं और वो कहाँ से आते हैं। अगर वो ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हमें दिखे तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सी कंपोनेंट्स चेक करने से हमें अच्छी रिजल्ट मिलेगी या हम उसको अच्छे से ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आप देख रहे हो जो सबसे पहले है 6 नंबर की जो लेग है, आप देख रहे हो कि यहाँ से हमें इस तरह बैटरी कनेक्टर से भी बैट आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमें अराउंड 3.74 वोल्ट 2.7 से ऊपर वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलती है डायरेक्टली बैटरी से, ठीक है। और हम अगर 5 नंबर पे जाते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक है, इसको मैं लास्ट में आपको समझाऊं तो बेहतर होगा, आप समझ पाओगे। और ये रहा जो ईएन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईएन सिग्नल जो 1.8 से ऊपर करीब 1.8 से 2.8 तक 2.2 2.3 इस तरह की वोल्टेज यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक रजिस्टर भी ग्राउंड के साथ लगा हो के आपको रजिस्टर भी मिल सकता है और कुछ सर्किट्स में भी आपको यहाँ कैपेसिटर भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से कोई ग्राउंड से कनेक्टेड यहाँ पे कैपेसिटर भी मिल जाएंगे। ये लाइन सीपीयू से आती है, ठीक है। जब हम पावर की प्रेस करते हैं उसके बाद सेकेंडरी लाइन में जब पावर सप्लाई जाता है पावर आईसी से, तभी सीपीयू ऑन होता है और सीपीयू ऑन होने के बाद वहां पे ईएन सिग्नल जनरेट होता है,
ठीक है, आगे वीडियो में सीपीयू में कैसे ईएन सिग्नल जनरेट होता है उसको भी देखेंगे। बहुत ही सारे मोबाइल के जितने भी सेक्शंस है सब डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। तो सीपीयू से हमें ईएन सिग्नल, सीपीयू ऑन होने के बाद ही ईएन सिग्नल मिलता है। वो ईएन सिग्नल 4 नंबर की पिन पे आती है। अब देखते हैं कि 3 नंबर वही नेगेटिव फीडबैक है। इसको मैं लास्ट को समझाऊं तो आप अच्छे से समझ पाओगे, लास्ट में आपको बताऊंगा। ये ग्राउंड होता है, 2 नंबर का जो लेग है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। कभी कभार यहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड भी कनेक्टेड होता है, कभी किसी किसी सर्किट्स में एक कैपेसिटर लगा के वहां ग्राउंड के साथ कनेक्टेड किया जाता है, ठीक है। या तो किसी सर्किट्स में वो डायरेक्टली ऐसे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। और 1 नंबर जो है वो इस आईसी का आउटपुट पिन बनता है। यहां पे हमें हाई वोल्टेज देखने को मिलती है। ये हाई वोल्टेज सिर्फ ये ईएन सिग्नल मिले तो ही ये 1 और 6 नंबर पिन के अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है, हम बात किए थे हाई वोल्टेज कैसे जनरेट कैसे बनाया जाता है, तो उस तरह से अगर हमें यहाँ पे इस आईसी में ईएन सिग्नल मिले, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आईसी के अंदर जो ट्रांजिस्टर है उसके, आप ट्रांजिस्टर को भी थोड़ा समझना चाहिए। ये अगर ट्रांजिस्टर हुआ उसका 3 लेग्स होते हैं। अगर हमें यहाँ बेस में अगर पावर सप्लाई 1.8 मिलती है तभी ये ईएन सिग्नल होता है। ये ट्रांजिस्टर इसके अंदर है और हमें जब इसके गेट पे, ठीक है, इसके बेस पे, सॉरी गेट पे नहीं, इसके बेस पे हमें 1.8 ईएन सिग्नल मिलती है, तभी ये हम कलेक्टर और एमीटर को कनेक्ट करता है। यानी कि कलेक्टर जो है और एमीटर है, इसमें ये जोड़ देता है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देता है इसके अंदर से, ठीक है। तो यहां से यहां पर पावर सप्लाई चला जाता है। तो उसी तरह ये कनेक्ट होने के बाद ईएन सिग्नल, ये स्विचिंग इस ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाया जाता है और हमें हाई वोल्टेज मिलती है। तो इसके लिए ये ईएन सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ईएन सिग्नल अगर ये ईएन सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आपको ये जो रेजिस्टर होता है और कैपेसिटर होता है उन कंपोनेंट्स को चेक करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगर ये जो कंपोनेंट्स इसके लाइन में लगे हुए हैं वो अगर सही आपकी टेस्टिंग में अगर ये सही निकले तभी उसके बाद ही आपको सीपीयू पे काम करना है, या सीपीयू जो है उसको रिवॉल्व करना है या चेंज करना है। आप वो तो मुश्किल होता है नए टेक्नीशियन को के लिए। तो मैं और एक आपको सॉल्यूशन देता हूं कि ये ईएन सिग्नल अगर सीपीयू से नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल यहां से वो लाइन को काट दीजिए, ठीक है। अगर ये ईएन सिग्नल आपको शॉर्ट मिल रहा है तो यहां से ये लाइन को काट दीजिए, और जब ये ईएन सिग्नल बैकलाइट के लिए बनता है तभी सेम टाइम में हमें टच सेक्शन में भी वही 1.8 ईएन सिग्नल मिलता है। आपको ये टच वाला जो आईसी है वो किसी बोर्ड्स में वो 40 लेग वाले होते हैं। वो 40 लेग में से आप याद रखो 13 नंबर पिन ये लेग वाला है, तो आपको वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज गिनना है। जहां से मान लो यहाँ पे नो स्क्वायर पॉइंट है तो वहां से 1 2 3 4 5 6 13, मान लीजिए 13 नंबर पिन है तो 13 नंबर पिन से आपको वहां ईएन सिग्नल चेक करना है। वोल्टेज मोबाइल को बैटरी लगा के ऑन पावर की को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट ईएन सिग्नल मिलेंगे 13 नंबर पिन पे, ठीक है। वहां से मैं एग्जांपल के लिए आईसी बोल रहा हूँ, डिफरेंट तरह की आईसी होता है वो नेक्स्ट आपको बताऊंगा। फिर भी आप मैक्सिमम यही आईसी यूज होते हैं। तो ये 13 नंबर पिन से हमें सीधा यहाँ पे एक जंपर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जब हम मोबाइल ऑन करें और यहाँ से जो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से शॉर्टिंग हट जाएगा। ये डिस्कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे शॉर्टिंग जो बन रहा होगा वो हट जाएगा। फिर आप यहाँ से जंपर यहाँ पे दे सकते हो।
ताकि एक ही साथ में यहाँ पे भी EN सिग्नल बनता है और यहाँ पे भी EN सिग्नल बनता है, और EN सिग्नल ये आईसी को मिल जाए तभी ये आईसी काम करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको फिलहाल मैं अभी मिटा देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन अभी आपको करेगा, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं, अगर हमें यहाँ पे भी जो इनपुट सप्लाई 4 वोल्ट के करीब, यहाँ पे भी 4 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे भी 4 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हम पहले हमेशा आपके दिमाग में नोट करके रखिए कि जब मोबाइल सोया हुआ होता है यानी कि स्लीप मोड में होता है, तभी वो EN सिग्नल नहीं बनता है, और जब तक EN सिग्नल नहीं बनेगा तब यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी, हाई वोल्टेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें मोबाइल को एक्टिव करने के लिए हम पावर की को प्रेस करेंगे। पावर की को प्रेस करने के बाद मोबाइल एक्टिव होगा, तभी EN सिग्नल आएंगे और यहाँ पे हाई वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलेंगे, या इस कैपेसिटर में आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको हाई वोल्टेज मिलेंगे। तो ये हाई वोल्टेज चेक करने के लिए हमेशा हमें पावर की प्रेस करेंगे और तुरंत ही हमको चेक करना होगा, नहीं तो फिर से वो स्लीप मोड में चला जाएगा मोबाइल और आपको यहाँ पे हाई वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेंगे और आपको लगेगा कि मोबाइल काम नहीं कर रहा है ये सर्किट। तो आपको एक्टिव करके उसके बाद ही चेक करना है। अगर यहाँ पे एक्टिव करने के बाद भी अगर आपको यहाँ पे हाई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट में दिखा रहा है, तो आप ये बूस्ट कॉइल सबसे पहले ये बूस्ट कॉइल को आपको चेक करना है। या तो आप इस कैपेसिटर में भी वोल्टेज चेक कर सकते हो, ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं कि यहाँ पे आपको कैपेसिटर से पहले आपको 3.7 जो 4 वोल्ट है Vbat से आ रहे हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं या नहीं, और दूसरे कैपेसिटर लगा हुआ है तो वहां पे आ रहे हैं या नहीं, ये कैपेसिटर आप चेक करें ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये 6 नंबर पिन पे हमें वोल्टेज अगर नहीं आ रहा है तो ये आप ये कैपेसिटर चेक करोगे। अगर 6 नंबर पे वोल्टेज आ रहा है जो इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट, फिर भी यहाँ पे भी वही 4 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब या तो ये आईसी में खराबी है या इसमें EN सिग्नल जो दे रहा है फिर भी ये स्विचिंग नहीं कर रहा है, तभी ये आईसी खराब होती है, या ये बूस्ट कॉइल खराब होता है। तो आपको ये बूस्ट कॉइल को चेक करना है, या तो आप आईसी को लास्ट में रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस करने से पहले मैं हमेशा आपको ये सलाह दूंगा कि पहले इसको रीहॉट कीजिए। रीहॉट करने के लिए मैं आपको एक अच्छा वीडियो बताऊंगा, आपको इतना भी बता देता हूं। एयर को 350 में रख के टेम्परेचर को 350 में रख के एयर को सिर्फ 1 में रखना है और इसको हीट देना है। जब इसके चारों तरफ ये जो कंपोनेंट्स देख रहे हैं जो सोल्डरिंग हुआ है, जब वो पिघल जाए, आईसी को थोड़ा ऐसे एक तरफ से, एक कोने से नहीं, ये बीच में से थोड़ा सा एक झटका देना है, धीरे से देना है बस थोड़ा सा, तो वो आईसी थोड़ा मतलब आगे चला जाएगा, फिर वापस उसी पोजीशन में तैर के आ जाएगा। तभी आपको छोड़ देना है और तुरंत ही उसको ऑन नहीं करना है, तुरंत ही उसके ऊपर थिनर नहीं डालना है, 2-4 मिनट के लिए ठंडा करना है, फिर उसके बाद आप थिनर से उसको साफ कर सकते हो और उसके बाद आप मोबाइल को ऑन कर सकते हो। किस कंडीशन में? जब ये बूस्ट कॉइल आपको सही दिखाई दे और ये आईसी आपको फॉल्ट दिखाई दे। आप पहले रीऑट कीजिए, अगर रीऑट से काम नहीं बनता है तो ये आप इसको रिवॉल्व करके लगाए। रिवॉल्व की वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। रिवॉल्व कैसे करते हैं अच्छे से, सारे आईसी को आप बहुत ही अच्छे से 100% उसको आप रिवॉल्व अच्छे से करके लगा सकते हो। सीपीयू हो या कुछ भी पावर आईसी हो, सारे आईसी को आप अच्छे से रिवॉल्व कर सकते हो। मैं इतना आपको कंफर्म इतना अच्छे से सिखाऊंगा कि आप सारे आईसी को अच्छे से रिवॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बूस्ट कॉइल आपको सही दिख रहा है, टेस्टिंग सही लग रहा है, फिर भी नहीं काम कर रहा है, तो आप इसको रीहॉट, रिवॉल्व या उसको चेंज, रिमूव करके आप नया लगा सकते हो। तो इस तरह बनता है। आशा करता हूँ। हाँ, लास्ट में रह गया अभी ये तो आपका हो गया 1 नंबर, 2 नंबर तो ग्राउंड है और EN सिग्नल तो हो गया 6 नंबर। अब आपका नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि
जब हमें, अगर मान लीजिए हम ये जो हमारा डिस्प्ले लाइट है उसके अंदर जो एलईडी लगे होते हैं वो हमेशा सीरीज में लगे होते हैं। जब ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से जाता है, ये पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट यहाँ से जाता है, वो ऐसे घूम के सारे जो सीरीज में लगे हुए जो लास्ट वाला एलईडी है वहां से नेगेटिव फीडबैक यहाँ 3 नंबर इमेज दिया जाता है। यहाँ से 5 नंबर से शुरू होके पहले वाला जो एलईडी है वो सीरीज में लगे होते हैं। फिर से बोलता हूँ, एक ही भी एलईडी उसमें खराब हो जाए तो पूरा सारे लाइन ओपन हो जाएंगे और पूरा बैकलाइट काम नहीं करेगा। तो वही एग्जैक्टली ये जो हमारा बैकलाइट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको ये आईसी को खबर होना बहुत जरूरी है। उस वजह से ये यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है और नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे दिया जाता है 3 नंबर पे। 5 नंबर से शुरू करके पॉजिटिव, 3 नंबर पे वो नेगेटिव फीडबैक आता है, ताकि पता चले कि ये हमारा जो डिस्प्ले है उसमें जो एलईडी लगे हुए हैं वो सही है या नहीं है। इस आईसी को पता करने के लिए ये फीडबैक लाइन दिया जाता है। जब ये खराब होता है ये आईसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और पावर सप्लाई जनरेट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से सारे जो सेक्शंस है उसको और डीपली सीखना चाहो मोबाइल को, आपको एक बात बताता हूँ, एक हमेशा एक टेक्नीशियन से जो प्रैक्टिकली काम करता है उससे ट्रेनिंग लीजिए। आप मेरे से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं आपको इससे भी अच्छे से समझाऊंगा, हर चीज की, हर कंपोनेंट की नॉलेज दूंगा, सारे कंपोनेंट की डीप नॉलेज दूंगा और टेस्टिंग नॉलेज दूंगा। सारे जो सेक्शंस होते हैं, सारे सर्किट्स, जितने तरह की आईसी है, सारे आईसी को इस तरह से मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। उसके लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाट्सएप आप करके आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।